Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the midterm of MTH 101 Calculus and Analytical Geometry. जितने शॉर्ट हैं, लॉन्ग MCQs, आपका जितना भी midterm है सारे का सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. Calculus is the study of continuous rates of the change of quantities. For example, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है dr/dt. It's mean we are checking how the distance is changing with respect to time. और डिस्टेंस में जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा होता है उसको हम स्पीड या वेलोसिटी का नाम देते हैं. इसी तरह स्पीड में जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा होता है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. डिस्टेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह आगे चेक कर लेंगे. हमें रियल नंबर्स को चेक करना है, सेट थ्योरी, इंटरवल्स को देखेंगे, इनइक्वालिटीज को देखेंगे. द सिंपलेस्ट नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स. अब ये MCQ बन सकता है, पूछ सकता है कि सिंपलेस्ट नंबर्स कौन से हैं, तो हम उसका क्या रिप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो. नेचुरल नंबर से हम जो अगले नंबर्स पे जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स. Natural numbers form a subset of larger class of numbers called the integers. इनको भी देखेंगे integers कौन से होते हैं. ये सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. A is a subset of B if for all x belongs to A. This implies that x belongs to B. यानी कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट्स भी अगर होंगे तो A B का सबसेट कहलाएगा. मसलन B के एलिमेंट्स हैं, फर्ज करते हैं 1 2 3 4 5 और A के एलिमेंट्स हैं 2 3 4. अब A के सारे एलिमेंट्स क्योंकि B में मौजूद हैं तो A जो है वो B का सबसेट है और B को A का सुपर सेट भी कहते हैं. If A is a subset of B, then B is a superset of A. ये इसकी नोटेशन है. तो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या की, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. अब ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं. मसलन मैं कहता हूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ज़ाहिर आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 ये सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं. लेकिन अगर मैं कहूं सेट ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर से आपको पता नहीं चल सकेगा कि आप कौन से नेचुरल नंबर लिखें. तो सेट ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ सेट. क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. लेकिन अगर मैं कहूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो आपको पता चल जाएगा कि मैं 1 से लेके 5 तक की बात कर रहा हूं. इसी तरह सेट A का कोई भी पोर्शन सेट B का भी सबसेट हो. क्यों? अब देखिए C में 3 है, वो A में मौजूद है तो C सबसेट है A का. और ये हम पहले चेक कर चुके हैं कि A सबसेट है B का. अब C अगर A का सबसेट है और A अगर B का सबसेट है तो C B का भी सबसेट होगा. If C is a subset of A and A is a subset of B, this implies that C is also a subset of B. A portion of set B is a subset of A if and only if every member of B is a member of A. Curly brackets are always used for denoting the sets. सेट को जब भी आपने डिनोट करना है, एक कर्ली ब्रैकेट से, जिसको हम आम जुबान में दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, आपने हमेशा उसको उसी से शो करना है. अब ये जो एक सेट आपको नजर आ रहा है, इसमें ब्रैकेट्स उन्होंने नहीं दी हुई, आप दे लें. ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है. 0 से आगे कंटिन्यू करते जाएं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. इसी तरह बैकवर्ड भी कंटिन्यू करते जाएं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. इसको आमतौर पे हम Z या I कैपिटल I से भी इसको शो करते हैं.
इसको इस तरह भी हम लिखते हैं, तो जी से भी आप शो कर सकते हैं और आई से भी आप इसको शो कर सकते हैं। और नेचुरल नंबर जो थे सिर्फ वो 1 से लेके अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5, और अगर आप उसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसको सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से ज़रा बात एक मैं आपको और काम की बताने लगा हूँ कि अगर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अगर आप सिर्फ इसकी बात करें 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो हम उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स का दूसरा नाम है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर आप 1 से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ाहिर आपको पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा होता ना, लेकिन जब आप पॉजिटिव कहते हैं तो उसका मतलब होता है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप नॉन नेगेटिव कहते हैं उसका मतलब होता है आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह बैकवर्ड कंडीशन अगर होगी तब भी यही बात, मैं कहता हूँ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसका मतलब होगा आप -1 से पीछे की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, -1 -2 -3। सो दीज आर जस्ट द नेचुरल नंबर्स प्लस अ 0 एंड द नेगेटिव्स ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स था उसमें हमने 0 लिखा और 0 के साथ साथ जो नेचुरल नंबर्स थे उनके नेगेटिव लिख लिए, या आप उनको एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। एडिटिव इनवर्स भी हमने नेचुरल नंबर्स के लिख लिए। और ये जिनको मैं अभी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कह रहा था, उसका एक और नाम भी आप ज़हन में रख लें, नेगेटिव नेचुरल्स भी आप उनको कह सकते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल्स। जैसे आपने नेचुरल नंबर्स को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहा था, तो इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स को आप सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल्स भी कह सकते हैं। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है रेशनल नंबर्स की। द इंटीजर्स इन टर्न आर अ सबसेट ऑफ स्टिल लार्जर क्लास ऑफ नंबर्स कॉल्ड रेशनल नंबर्स, यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स का सबसेट हैं, with the exception that division by 0 is ruled out. The rational numbers are found by taking ratios of integers. इंटीजर्स की रेशियोज से आप रेशनल नंबर्स बनाते हैं, लेकिन उसमें 0 की जो डिवीजन है वो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे ये लिखा हुआ है 2/3, 7/5, 6/1, -5/2, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन आप इसमें देख लें 2/3, यानी कि ये जो 3 है इसकी जगह 0 कभी भी नहीं आ सकता। 7/5, 5 की जगह 0 कभी भी नहीं आएगा। 6/1, 1 की जगह 0 कभी भी नहीं आएगा। -5/2, इसी तरह 2 की जगह भी 0 कभी भी नहीं आएगा। एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू हो जरूरी नहीं है। मतलब हर रेशनल नंबर इंटीजर भी हो ये जरूरी तो नहीं है। बिकॉज एन इंटीजर p कैन आल्सो बी रिटन एज अ रेशियो, यानी कि किसी भी इंटीजर को आप रेशियो में लिख सकते हैं, और रेशियो वो होगी कौन सी, जिसमें आप डिवाइड 1 से ही करेंगे। सो एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल। वाई नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से हम क्यों डिवाइड नहीं करते, क्योंकि उसका आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, इन्फिनिटी आता है, इसलिए हम इसको 0 से डिवाइड नहीं करते। अब मैं आपको रेशनल नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बताता हूँ। एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ये p/q है क्या, सबसे पहली चीज़ है लोएस्ट फॉर्म हो, यानी कि अगर उसकी कटिंग पॉसिबल है तो आप कटिंग करेंगे, या अगर उसका स्क्वायर रूट वगैरह दिया हुआ तो स्क्वायर रूट आप उसका फाइंड करेंगे। जैसे अगर 4/6 होता तो पहले हम उसकी कटिंग करके 2 2s are 4 और 2 3s are 6 करते, पहले इस फॉर्म में लिखते, फिर इस फॉर्म को हमने चेक करना है। या लेट अस से अगर वो √9 डिवाइडेड बाई 4 अगर ये लिखा हुआ होता तो पहले आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके यहां पे लिखते, इनके पहले आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, जब लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी फिर आप देखेंगे जो ये न्यूमरेटर है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो 2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद होता है। इसी तरह डिनोमिनेटर वो 3 है, ज़रा वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है। अगर ये 3 बातें पूरी हो गई हैं, पहली लोएस्ट फॉर्म, दूसरी न्यूमरेटर इंटीजर से बिलोंग करे, डिनोमिनेटर भी इंटीजर से बिलोंग करे, और डिनोमिनेटर 0 भी ना हो, जो कि आमतौर पे नहीं होता, तो ये नंबर एक रेशनल नंबर है। अगर ऐसा ना हुआ तो नहीं होगा। अब ये भी देख लें, पहले हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म बना ली, लोएस्ट फॉर्म बनाने के बाद
ये सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, ये 4 है, 0 भी नहीं है, तो ये लोएस्ट फॉर्म भी बन गई। पी भी इंटीजर से बिलोंग किया, क्यू भी इंटीजर से बिलोंग किया, क्यू 0 भी नहीं है, तो ये नंबर भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? ये √3 लिखा हुआ है, तो √3 सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं होता, 3 होता है लेकिन √3 तो नहीं है, यानी कि p इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हम ये देखते हैं कि डेसिमल में हमें कैसे पता चलता है, डेसिमल नोटेशन में, कि वो नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। अब अगर डेसिमल के बाद आपको एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, एक तरतीब नज़र आ रही है, तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है, वरना इर्रेशनल है। जैसे देखें 0.5000, अब ये एक ऑर्डर है, तो 1/2 या 0.5 कह लें, ये रेशनल नंबर है। इस तरह 1/3 देखें 0.33333 अप टू सो ऑन, इसमें भी आपको एक तरतीब नज़र आ रही है, एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई है आपके पास, तो इसमें 3.14 के बाद आगे जितने भी डिजिट्स आ रहे होते हैं, ये 5 लाख डिजिट्स तक भी अगर आप चेक करें ना, तो आपको इसमें ऑर्डर नहीं नजर आ रहा था, इसलिए हम पाई को कहते हैं वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल को हमने ऐसे डिफाइन किया था, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स। ये भी रेशनल नंबर की एग्जांपल्स दी हुई। cos 19 डिग्रीज का आप कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करें, तो आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा होगा उसमें कोई ऑर्डर आपको नजर नहीं आएगा। 1 + √2, इसको भी कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, आपको डेसिमल के बाद जो डिजिट्स नजर आ रहे होंगे उनमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। बहरहाल कोई नंबर रेशनल है चाहे इर्रेशनल है, इन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर कंप्रोमाइज अ लार्ज क्लास ऑफ नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर्स और समटाइम्स अ रियल नंबर सिस्टम। छोटी सी डायग्राम बनी हुई है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो सबसेट होगा इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट हैं रेशनल नंबर्स के। लेकिन इर्रेशनल नंबर एक और चीज है, इर्रेशनल नंबर रेशनल इंटीजर्स या नेचुरल का सबसेट नहीं है। अब चाहे कोई नंबर रेशनल है चाहे इर्रेशनल है, इन दोनों को हम रियल नंबर्स कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड इन 1600। रेने डिकार्ट एक मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसको हम फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। रेने डिकार्ट इज द फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमने करना क्या होता है, क्योंकि कैलकुलस से पहले की बात, एनालिटिकल ज्योमेट्री की बेस पे ही फिर आगे न्यूटन ने कैलकुलस वाला काम स्टार्ट किया था। बहरहाल एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमने इक्वेशन को डायग्राम कैसे बनानी है या डायग्राम की इक्वेशन हमने कैसे लिखनी है, ये सारा हम काम कर रहे हैं। इट्स मीन वी आर वर्किंग इन एनालिटिकल ज्योमेट्री। इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग algebraic formulas by geometric curves and conversely geometric curves by algebraic formulas. You could draw pictures of the equations and write down equations of the pictures, यानी कि equations की हम pictures बना सकते हैं और pictures की equations बना सकते हैं। The developer of this idea was a French mathematician René Descartes। अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, तो डिकार्ट के नाम की वजह से ही कार्ट यहाँ से भी आपको फील हो रहा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो चलता है, जो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया था 2D वाला, वो इसी ने किया था, डिकार्ट नहीं। तो इसका ये एक फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये हो सकता है एमसीक्यू में पूछे कि ये किसका कोट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो ये रेने डिकार्ट। In analytical geometry, the key step is to establish a correspondence between real numbers and points on the line. We do this by arbitrarily designating one of the two directions along the line as the positive direction and other as the negative direction. Draw a line and call the right hand side as positive direction and left hand side as negative direction. Then we choose an arbitrary point and take that as our point of reference, जिसको हम नॉर्मली ओरिजिन का नाम देते हैं, 0 लिखते हैं। We call this the origin and mark it with the number 0.
we have made our first correspondence between real number and a point on the line. 0 is a real number. Now we choose a unit of measurement. फिर हम measurement का unit check करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्या लें, मिलीमीटर क्या लें, मीटर क्या लें, आपकी अपनी चॉइस है. Use this unit of measurement to mark off the rest of numbers on the line. मतलब आप ये 0 से राइट साइड पे आप ज़ाहिर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे. Now this line, the origin, the positive direction and the unit of measurement define what is called a coordinate line or sometimes called a real line. मतलब क्वेश्चन आता है define real line या define a coordinate line, तो आप उसको आंसर कैसे करेंगे? A line with the origin, the positive direction and the unit of measurement combines to form a coordinate line. The real number corresponding to a point on the line is called the coordinate of the point. ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने रियल लाइन पे ड्रा किया. अब ये 0 1 2 3 4 ये तो चल ठीक क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन अगर कोई इरेशनल नंबर आ जाता है आप उसको भी इसमें ड्रा कर सकते हैं. जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो इसकी वैल्यू थी 1.41, तो आप अंदाजे से देख लेंगे कहाँ पे 1.5 बन रहा है, उससे थोड़ा सा पीछे आप पॉइंट हाईलाइट कर देंगे. या पाई की वैल्यू थी 3.1416 या 3.14 कह लें, तो ज़रा 3 से वो थोड़ा सा आगे करके आप पॉइंट बना देंगे, वो 3.14 होगा. और रियल नंबर्स और जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट लाइन पे उनमें 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होती है. ये भी हमने यही देखा था. टू डिस्क्राइब दिस फैक्ट वी सेड दैट द रियल नंबर्स एंड द पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन आर इन 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस. वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ रियल नंबर सेट एज फॉलोज. अभी हम रियल नंबर्स a एंड b, b माइनस a इज पॉजिटिव, देन वी से b इज ग्रेटर देन a और a इज लेस देन b. मतलब अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो ज़ाहिर आप मुझसे छोटे भी हैं, तो एक ही बात है, आप जो मर्जी बात कर लें. b इज ग्रेटर देन a कह दें या a इज लेस देन b कह लें. कब? जब b माइनस a पॉजिटिव है. मतलब b फर्ज करते हैं आपके पास 6 है, a आपके पास 5 है, तो b माइनस a आपके पास 1 आ रहा है. 1 मीन्स पॉजिटिव नंबर. तो अगर आपके पास b माइनस a पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है जो पहले वाली क्वांटिटी है दूसरी वाली क्वांटिटी से ग्रेटर है या दूसरी पहले वाली क्वांटिटी से लेस है. b माइनस a आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो फिर ज़ाहिर है इसका उल्टी चाल पड़ेंगे. आप फिर आप कहेंगे b इज लेस देन a और a इज ग्रेटर देन b. और ये जो दोनों साइन है लेस देन या ग्रेटर देन, इनको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं. इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं. ऑर्डर ऑफ साइज की बात करनी है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा. साइज ऑफ अ रियल नंबर a मेक सेंस ओनली व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद अनदर रियल नंबर b. द इनइक्वालिटी a इज लेस देन और इक्वल टू b. ये क्या लिखा है? a इज लेस देन और इक्वल टू b इज डिफाइंड टू मीन दैट आइदर a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b. द इनइक्वालिटी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6 वुड बी रीड एज 2 इज लेस देन और इट इज इक्वल टू 6. पता है कि 2 जो है वो 6 से लेस है, तो ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू लिखी हुई. मतलब जो दो बातें लिखी हुई होंगी इनमें से कोई एक भी ट्रू हुई तो आप उस इनइक्वालिटी को ट्रू कहेंगे, अदरवाइज फॉल्स. सो इफ वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू देन द इनइक्वालिटी विल बी ट्रू. द एक्सप्रेशन a is less than b less than c is defined to mean that a is less than b and b is less than c. It is also read as b is between a and c. इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं. मतलब 3 तरीके हैं आप इसको पढ़ने के. a is less than b less than c, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ लें a is less than b and b is less than c, या इसको ऐसे पढ़ लें b is between a and c. On a horizontal coordinate line the inequality a is less than b implies that a is to the left of the b, क्योंकि a b से लेस है तो a लेफ्ट साइड पे होगा और b राइट साइड पे होगा. एंड द इनइक्वालिटी a इज लेस देन b लेस देन c implies that अब a सबसे समझ ले लेफ्ट साइड पे, फिर उसके बाद राइट साइड पे b आएगा, फिर उसके भी राइट साइड पे c implies that a is to the left of the b and b is to the left of the c. लिखा जी a is greater than और equal to 0 और ये लिखा जी a is greater than 0. We shall call a non-negative if a is greater than or equal to 0 and positive if a is greater. ये पहले वैसे मैं बात आपको बता चुका हूँ, चलो दोबारा सुन लें कि अगर आपके पास सेट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 इंक्लूड नहीं है, तो फिर आप उनको वाकई पॉजिटिव बोलेंगे. लेकिन अगर पॉजिटिव होने के साथ साथ 0 इंक्लूड हो गया, मतलब 0 से आप स्टार्ट करें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो फिर आप उसके लिए नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज करेंगे. नॉन नेगेटिव नंबर इज आइदर पॉजिटिव और 0. तो जब भी नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज होगा उसका मतलब ये होगा या तो पॉजिटिव है या वो 0 लिखा हुआ है. इफ a is less than b and b is less than c then a is less than c. तो आप ए बी सी की जगह अगर नंबर्स लिख लेंगे तो आपको जरा समझने में आसानी हो जाएगी. जैसे ये लिखा 5 6 से लेस होता है और 6 7 से लेस होता है, तो ज़रा 5 भी 7 से लेस होगा. इट्स मीन इफ a is less than b and b is less than c then a is less than c. इसी तरह इफ a is less than b and a plus c is less than b plus c, यानी कि अगर आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं या पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर्स हों सेम, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा.
जैसे ये भी हमने किया है, दोनों तरफ 1 ऐड किया है तो फिर भी इनइक्वालिटी ट्रू, या 6 इज लेस देन 7 होता है, या 1 दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो 4 इज लेस देन 5 आ रहा है, फिर भी इनइक्वालिटी ट्रू है। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा और लेस वाला ग्रेटर हो जाएगा। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी 10 इज लेस देन 12 आ रहा है तो इनइक्वालिटी ट्रू है, लेकिन अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा -10 उधर आएगा -12, तो -10 तो लेस नहीं होता -12 से, -10 तो ग्रेटर हो जाता है -12 से। तो जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर a लेस देन b है, c लेस देन d है, आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें, राइट हैंड साइड में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इफ a एंड b आर बोथ पॉजिटिव आर बोथ नेगेटिव एंड a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। अब ये कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1 बट 1/2 इज लेस देन 1/1। These 5 properties remain true if these inequalities are replaced by these. Let's talk about some special sets of real numbers which are called intervals. Geometrically an interval is a line segment. अब line segment और ray, सबसे पहले तो ये देख लें इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसके दोनों साइड पे एरो है, वहाँ से आप ज़हन में रख लें। ये लाइन सेगमेंट है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। लाइन का एक पीस एक्चुअली लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये एक रे है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट भी कहते हैं पर स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड रे हैज़ ओनली 1 स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट में बी अ पीस ऑफ लाइन or a ray. An interval is a line segment on coordinate line. इंटरवल की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, सेमी क्लोज्ड भी हो सकता है, सेमी ओपन भी हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें a और b दोनों इंक्लूड होंगे। जैसे ही हमने लिखा हुआ है फॉर ऑल x सच दैट x इज अ रियल नंबर a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू b। तो जब ये इंक्लूड होंगे a और b तो फिर यहाँ पे हम जो डॉट्स या सर्कल्स बनाएंगे हम उनको फिल कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों इंक्लूड नहीं है तो फिर इन दोनों को हम एम्प्टी रखेंगे। अगर a इंक्लूड है b इंक्लूड नहीं है तो फिर a को फिल कर देंगे और b को एम्प्टी रखेंगे। ज्योमेट्रिकली दिस इज द लाइन सेगमेंट। a and b are called end points of the interval और open interval a to b is denoted by this। ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं हम ओपन इंटरवल को ऐसे शो करते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी शो कर सकते हैं। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल x such that x is a real number and a is less than x and x is less than b. This excludes the number a and b. इनके इसमें a b include नहीं है। Square brackets indicate that end points are included in the interval, यानी कि जैसे closed interval में हमने कहा था, and parentheses indicate that they are not. The geometric pictures use solid dots to denote the end points that are included in the interval and open dots to denote end points that are not. जिन इंटरवल्स में इन्फिनिटी नहीं आ रहा होता उन इंटरवल्स को हम फाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। ये ऊपर वाले चारों फाइनाइट इंटरवल्स हैं और जिस इंटरवल में इन्फिनिटी आ जाता है उस इंटरवल को हम इन्फिनिट इंटरवल कहते हैं। अब ये जो इंटरवल है में इसमें ना a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है तो ये ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में a b दोनों इंक्लूड है, ब्रैकेट से आपको शो हो रहा है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें a इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है, इसको हाफ ओपन या सेमी ओपन कहते हैं। हाफ क्लोज्ड या सेमी क्लोज्ड भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह इस केस में भी यहीं इसमें इंक्लूड नहीं है, b इंक्लूड है, ये भी हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड या राइट हैंड क्लोज्ड लेफ्ट हैंड ओपन ये भी कह सकते हैं। इसी तरह इसको लेफ्ट हैंड क्लोज्ड एंड राइट हैंड ओपन।
अब इसमें इन्फिनिटी को आप जहन से निकाल दें, बाकी देखेंगे क्लोज्ड है या ओपन है, जो दूसरी साइड है, जो दूसरा एंड पॉइंट है। अब इसमें बी जो है वो क्योंकि क्लोज्ड है तो हम इसको क्लोज्ड इन्फिनिट इंटरवल बोलेंगे। इसमें बी क्योंकि ओपन है तो इसको ओपन इन्फिनिट इंटरवल कहेंगे। आपने फाइनाइट या इन्फिनिट इंटरवल को डिफाइन करना है तो हम ऐसे कहते हैं एन इंटरवल दैट हैज फाइनाइट रियल नंबर्स एज एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट इंटरवल्स, अदरवाइज इन्फिनिट। इसी तरह फाइनाइट इंटरवल दैट इंक्लूड्स वन एंड पॉइंट बट नॉट द अदर इज कॉल्ड हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक इनइक्वालिटी में दी हुई है x इज लेस देन 5, तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है क्योंकि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 5 से नीचे जितने रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इस इनइक्वालिटी को ट्रू कर रहे हैं, और 5 या 5 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू नहीं प्रूव कर रहे तो वो इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन सेट। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। अब हम एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 3 plus 7x is less than equal to 2x minus 9. Adding minus 3 on both the sides, we will get 7x is less than equal to 2x minus 12. Now subtracting minus 2x on both the sides, we will get 5x is less than equal to minus 12. After dividing 5 on both the sides, we will get x is less than equal to minus 2.4. अब ये लास्ट इनइक्वालिटी हमारे पास आई है, जो इसका सोल्यूशन होगा वही इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन भी होगा, यानी कि -2.4 और उससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी के भी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि उसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे। इनइक्वालिटीज आप समझ लें इकट्ठी आई हुई हैं। 7 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x लेस देन 9, तो आप इनको सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। बाल सेपरेट कर लें। 7 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x, इसको अलहदा सॉल्व कर लें। 2 माइनस 5x इज लेस देन 9, इसको आप अलहदा सॉल्व कर लें। जब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -7/5। उसको आप चाहे इस तरह लिख लें, चाहे इंटरवल की फॉर्म में लिख लें। ये इसका सोल्यूशन है। -7/5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ ग्रेटर लेस वाला था, इक्वल टू वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन ये दूसरी इनइक्वालिटी में क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी है तो इसलिए इसका हम क्लोज इंटरवल बनाएंगे। ये लाइन पे जब उसको शो करेंगे तो आप उसको इस तरह शो करेंगे, क्योंकि -1 जो है उसमें साथ इक्वल टू वाला साइन भी था तो उसको आप फिल करेंगे, और इसमें क्योंकि साथ इक्वलिटी नहीं थी तो उसको हम फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है x + 2 × x + 5 इज ग्रेटर देन 0। अब दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इनके x + 2 ग्रेटर देन 0, x - 5 भी ग्रेटर देन 0। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें, या x + 2 भी लेस देन 0 करें और x - 5 भी लेस देन 0 करें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम मैग्नीट्यूड भी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -a इफ a इज लेस देन 0, यानी कि अगर a नेगेटिव है। ये आपके नोट्स में पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक नहीं है, इसको सही कर लें, नेगेटिव। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं। फर्स्ट करते हैं a है हमारे पास 5, तो क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका सीधा सीधा आंसर 5 है। लेकिन अगर a नेगेटिव होगा, मसलन अगर -5 है तो एक -5 इसका अपना है और एक माइनस डेफिनेशन वाला। अब ये आपके पास -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि 0 भी इसमें इंक्लूड है, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 ही होती है। 0 इज कंसिडर्ड नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव और नॉन नेगेटिव नंबर whenever we want to talk about a real number such that a is greater than equal to 0 we call a non-negative, and positive if a is greater than 0। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस तरह की बात आपके एमसीक्यू में वो पूछ सकता है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो इस इनइक्वालिटी में दो बातें दी हुई हैं, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो कोई एक भी बात ट्रू हुई तो हम उस इनइक्वालिटी को ट्रू इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब इसमें 0 इज इक्वल टू 0 ये ट्रू है, इसलिए ये इनइक्वालिटी ट्रू इनइक्वालिटी है। उसके बाद इस बात को भी आप ज़हन नशीन कर लें कि a इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a बट a इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a।
वैसे भी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आना होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर से ग्रेटर होगी, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है। लेकिन अगर उसी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ आप माइनस लिख देंगे तो वो उस नंबर से लेस हो जाएगी। जैसे अगर आप -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और दूसरी तरफ नंबर है -5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप साथ माइनस लिखें तो फिर वो केस चेंज हो जाएगा। ये एक फेमस इनइक्वालिटी a प्लस बी होल मार्ट इज लेस देन इक्वल टू a मार्ट प्लस b मार्ट, इसका भी हम प्रूव भी करते हैं इंशाल्लाह, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है पेपर में। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो आप प्लस माइनस लिख देते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिखें राइट साइड पे लिखें, वो आपकी अपनी चॉइस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू -4 सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -1। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू हो, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, लेकिन दोनों के साथ हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो कैंसिल होकर फिर दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। तो किसी एक के साथ आपने माइनस लिखना है, जिसके साथ मर्जी लिखें। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन था उसके साथ ही प्लस और उसी के साथ माइनस की है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, और इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/4। Every positive real number a has two real square roots. One is positive and the other one is negative. जैसे कि 9 has two square roots, एक +3 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस तो यूजलेस सी बात है ना जीरो के साथ, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन एरर टू राइट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब इसमें एरर है क्या है कि आपने सिर्फ +a लिखा, आपने -a नहीं लिखा। उसी स्टेप में, जिस स्टेप में आप स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उसी स्टेप में आपने साथ ही प्लस माइनस भी लिखना है। तो हम एक थ्योरम चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। तो a के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम +-a लिख लेंगे। अब ये डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, पर आप उसको एक दफ़ा इस तरह लिख लें। वी नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a इफ a इज नॉन नेगेटिव एंड -a इफ a इज नेगेटिव। सो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज भी एमसीक्यूज में आती हैं। if a and b are real numbers then absolute value of -a is equal to absolute value of a. A number and its negative have same absolute value. और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। रेशो में है यानी कि डिवाइड हो रहे हैं तब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशो इज द रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज। हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a जो लिखा हुआ है, हम इसका स्क्वायर और साथ ही स्क्वायर रूट भी कंसिडर कर लेते हैं तो ज़रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन -a का स्क्वायर क्योंकि +a स्क्वायर होता है, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर ये +-a आ जाता है, और +-a का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। इसी तरह जो दूसरा थ्योरम है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर को हम अप्लाई कर लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b के इक्वल होगा। इसी तरह आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये उसकी एक्सटेंशन ही लिखी हुई है कि चाहे आप स्क्वायर क्यूब कोई भी पावर कंसिडर करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें, या एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के बाद उसकी वो पावर लिखें 2, 3, 4 जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर n। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा
नॉन नेगेटिव होता है इनके कम से कम ज़ीरो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा पॉजिटिव वो। तो ज़ीरो और पॉजिटिव को जब हम इकट्ठा कहते हैं तो हम उसके लिए नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं। और ज़ीरो उसी वक्त होगा जब वो दोनों सेम पॉइंट्स हैं, वरना नहीं। अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। द डिस्टेंस डी बिटवीन ए एंड बी इज डी इज इक्वल टू बी माइनस ए इफ ए इज लेस देन बी, ए माइनस बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड जीरो इफ ए इज इक्वल टू बी। तो हमेशा आपने ज़्यादा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर ही माइनस करना है। जैसे यहाँ पे b ग्रेटर है a से तो हमने b में से a माइनस किया, यहाँ पे a ग्रेटर है b से तो हमने a में से b माइनस किया है। इफ b माइनस a इज पॉजिटिव देन b माइनस a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस a, एंड इन द सेकेंड केस इफ b माइनस a इज नेगेटिव सो a माइनस b इज इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, वो b माइनस a आ जाएगा और वो भी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस a। वो माइनस माइनस आपके पास दोबारा प्लस हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला एंड b आर पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन विद कोऑर्डिनेट्स a and b respectively, then the distance between a and b is denoted by d is equal to absolute value of b minus a। इसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, तो b माइनस a की तरह वो x माइनस a हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस a वो x प्लस a हो जाएगा, क्योंकि x माइनस माइनस a जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन, तो वो x माइनस जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो जीरो यूजलेस है, यानी कि आपके पास वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी को गौर से देख लें कि इसमें इनइक्वालिटी का साइन क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 4, तो जब आप इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे फिर आप उसको जब इकट्ठा करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे x माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 4 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 4। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास -1 और 7 का एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू सम, जैसे ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर आप इसको किस तरह लिखेंगे, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू -2। दोनों साइड पे -4 हम इस इनइक्वालिटी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू -6, यानी कि -2 से बड़े तमाम नंबर्स -2 टू इन्फिनिटी और -6 से छोटे तमाम नंबर्स -6 टू -इन्फिनिटी। फिर हमने उसको इस तरह लिखना होता है। अब क्योंकि इसमें साथ लेस देन इक्वल टू वाला सिंबल भी है तो इसमें ये आपके पास सेमी क्लोज इंटरवल बन जाएगा। -2 और -2 से बड़े नंबर्स, इनके -2 -1 अप टू सो ऑन। इस तरह -6 और -6 से छोटे -6 -5 अप टू सो ऑन। अब हम इस इनइक्वालिटी को इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। a प्लस बी होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम is always less than or equal to the sum of the absolute values. A is less than equal to absolute value of a, but a is greater than negative of the absolute value, or b is less than absolute value of a and b is greater than negative of the absolute value of a if a and b are real numbers। हम inequalities को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, दरमियान में आ जाएगा a प्लस बी, राइट साइड पे आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास एक रियल नंबर ही आता है। ज़ाहिर है या वो नेगेटिव होगा या वो नॉन नेगेटिव होगा। इन दोनों केसेस को हम चेक कर लेते हैं। अगर a प्लस बी नॉन नेगेटिव है, यानी कि इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी नंबर 1 है। इसमें आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है साइड पे, ये पहला और दूसरा आप कह लें, तो मैं इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ अलहदा। a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, इसको मैं नंबर 2 कह रहा हूँ। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आफ्टर एडिंग वी ऑब्टेन अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। तो इस a प्लस b की जगह मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b लिख देता हूँ। तो पहले केस के लिए तो ये ट्रू प्रूव हो गया। अब हम दूसरा केस चेक करते हैं कि अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं और आपके पास एक नेगेटिव नंबर आता है। अब जिसको मैंने इनइक्वालिटी नंबर 1 कहा था, उसमें ये जो एक्सप्रेशन है माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b, इसको अब मैं नंबर 3 का नाम दे के चलूंगा।
If a and b are negative, then according to the definition of the absolute value of a plus b is equal to negative of a plus b. तो दोनों साइड पे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b. तो जिसको मैंने आगे कहा था कि मैं आपको इसको इनइक्वालिटी नंबर 3 कह रहा हूँ, उसमें a प्लस b की जगह पे मैं ये लिख दूंगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a negative of absolute value of b is less than equal to negative of absolute value of a plus b. तो दोनों साइड पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रूव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास. तो जब माइनस से हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो इनइक्वालिटी का साइन भी हमने चेंज करना है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b. जैसे लाइन पे एक पॉइंट को हमने कहा था कि उसकी 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बनती है रियल नंबर्स के साथ, इसी तरह प्लेन में भी 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बनती है रियल नंबर्स की, लेकिन पेयर के साथ बनती है क्योंकि इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे. अ प्लेन इज जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट लाइंस एट 90 डिग्री, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इट इज टेक्निकली कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन. इसमें कोई भी जो पॉइंट होता है उसको हम ए बी एक्स वाई कहते हैं. जो पहला कोऑर्डिनेट है उसके लिए एब्सिसा का वर्ड भी यूज होता है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसके लिए ऑर्डिनेट का वर्ड भी यूज करते हैं. बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स वी मीन टू रियल नंबर्स इन एन असाइंड ऑर्डर. मसलन अगर आप ए और बी इसमें चेंज करेंगे तो फिर ये पॉइंट किसी और जगह पे लाई कर रहा होगा. एवरी पॉइंट पी इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स. By drawing two lines through P, one is perpendicular to x axis and the other one is perpendicular to y axis. मतलब ये जो पॉइंट है इसमें जो A है वो ये वाला डिस्टेंस है, वो आपने कैसे निकाला? P से x एक्सिस पे जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आपको पता चल गया ये वाला डिस्टेंस है ये. इसी तरह P से जब आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो डिस्टेंस है ये y वाला डिस्टेंस है. AB को अगर हम 4 3 कह लें तो एब्सिसा हमारे पास 4 होगा और ऑर्डिनेट हमारे पास 3 होगा. हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है या कोऑर्डिनेट प्लेन आप उसको कह लें. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो जिस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं. जिसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है उसको सेकंड क्वाड्रेंट. जिसमें दोनों नेगेटिव हैं उसको थर्ड क्वाड्रेंट. जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देते हैं. लेबलिंग द एक्सिस विद लेटर्स एक्स एंड वाई इज अ कॉमन कन्वेंशन बट एनी लेटर कैन बी यूज्ड. इफ द लेटर्स एक्स एंड वाई आर यूज्ड टू लेबल द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द रिजल्टिंग प्लेन इज आल्सो कॉल्ड एन एक्स वाई प्लेन. आप इसको यू वी प्लेन भी कह सकते हैं, टी एस प्लेन भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे नाम आप दे सकते हैं. लेकिन पहले आपने एक्स का बताना होता है फिर आपने वाई का बताना होता है. जो एक्स एक्सिस वाली है उसका नाम पहले लेते हैं और वाई एक्सिस का बाद में. द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ द प्लेन रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द सेकंड टू द वर्टिकल एक्सिस. ये यू वी प्लेन है क्योंकि यू इसमें हॉरिजॉन्टल पे और वी वर्टिकल पे. इसी तरह ये टी एस प्लेन है, टी हॉरिजॉन्टल पे एस वर्टिकल पे. अगर आप एस टी बोलेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि एस हॉरिजॉन्टल पे और टी वर्टिकल पे. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट, जो मैं आगे आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. देखना है कि इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद है. द पेयर 3 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्यों? क्योंकि जब आप एक्स की जगह 3 पुट करते हैं, वाई की जगह 2 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे भी आपके पास 10 नहीं आ रहा होता है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पेयर को पुट करने से यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज देने से इक्वल आ जाती हैं तो फिर वो पेयर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है. और अगर आप इसी इक्वेशन में 2 0 पुट करते हैं तो वो 18 आ रहा होता है, जबकि राइट साइड पे आपके पास 10 है. तो 2 0 जो पेयर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन whose coordinates are members of the solution set of that equation. जितने भी solution set आपके पास आ रहे होते हैं वो सारे के सारे जब आप प्लॉट करते हैं या कम से कम 3 आप जब प्लॉट करते हैं तो आपको ग्राफ मिल जाता है. अब ग्राफ सिमेट्रिक कौन सा होता है कौन सा नहीं है वो बातें भी डिस्कस करते हैं. ग्राफ को प्लॉट कैसे करना. मसलन हमारे पास एक इक्वेशन है y = x². ये पैराबोला की इक्वेशन है
तो जब आप इसको प्लाट करेंगे तो आपको पैराबोला मिलेगी। अभी इसको प्लाट करते हैं। एक्स को आप वैल्यूज़ देते जाएं, वाई की वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। मतलब एक्स को हमने 0 रखा, वाई भी 0 आ रहा है। एक्स को 1 रखें, वाई भी 1 आ जाएगा। एक्स को 2 रखें, वाई 4 आ जाएगा। एक्स को 3 रखें, वाई 9, फिर -1 रखा, उस पर भी 1, -2 पे 4, -3 पे 9। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स बन गए। अभी हम इन ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करते हैं। प्लॉट दीज ऑन द एक्स वाई प्लेन एंड कनेक्ट देम, वी गेट दिस पिक्चर ऑफ द ग्राफ। तो इस तरह की एक पिक्चर हमारे पास आ जाए। ये पैराबोला ड्रा हुई है। अच्छा, एक और बात है कि आपके पास 100% वही पिक्चर नहीं आ रही होती, उससे मिलती जुलती पिक्चर बन रही होती। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द कर्व इन अबव इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन टू द ग्राफ। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एग्जैक्ट वो पिक्चर नहीं आती, बल्कि वो एक अप्रोक्सीमेशन आ रही होती। व्हेन अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स, देयर इज नो गारंटी दैट द रिजल्टिंग कर्व हैज द करेक्ट शेप। लेकिन बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो ये भी नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन जरूर होती है आपके पास। y इज इक्वल टू 1/x। अभी इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। x को हम वैल्यू देते जा रहे हैं, y की वैल्यूज आ रही हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पे x आप 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप 0 पुट करेंगे तो 1/0 आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है कि x आपके पास इसमें 0 नहीं आ सकता, और y की वैल्यू भी 0 आपके पास किसी सूरत नहीं हो सकती। 1/any नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। 0 उसी सूरत में आता है जब आपके पास न्यूमरेटर भी 0 हो। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जो ग्राफ है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आपके पास ऐसा होगा कि उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। बिकॉज 1/x इज अनडिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, वी कांट प्लॉट ओनली पॉइंट्स फॉर विच x इज इक्वल टू 0। इसमें आपको ओरिजिन नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें एक और बात आपको नजर आ रही होगी, जिस तरह का ग्राफ ये ऊपर आपको मिल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आप कह लें कि आपको इधर नीचे मिल रहा है। तो ये ग्राफ एक सिमेट्रिक ग्राफ है। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं जी? एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस हैव द फॉर्म a0, और जब एक्स एक्सिस पे आप हैं तो ज़रा y 0 होगा। एंड इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस हैव द फॉर्म 0b, तो जब आप y एक्सिस पे हैं तो ज़रा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। नंबर a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ एंड नंबर b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। तो जब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 पुट करते हैं इक्वेशन में, और जब y इंटरसेप्ट आपने निकालना है तो आप x को 0 पुट करते हैं उस इक्वेशन में। ये जो पहली इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y = 6, इसमें हम y को अगर 0 पुट करें तो हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। वो इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं। x = y² - 2y, तो y को हम 0 पुट करें अगर, तो x भी 0 आ रहा है, तो x की जो वैल्यू आती है वो x इंटरसेप्ट कहलाती है। इसी तरह अब x को 0 पुट करते हैं, y की जो वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगी। y की जो दो वैल्यूज हैं, y = 0 एंड y = 2, y = 0 एंड y = 2 आर द टू रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट्स। और ये इंटरसेप्ट्स है कौन से? y की जो वैल्यू आ रही होती है वो इंटरसेप्ट होता है। इस इक्वेशन को देखें, y = 1/x, जिसका भी हमने ग्राफ ड्रा किया था। जब आप इसमें y को आप 0 पुट करते हैं तो x आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है। इसी तरह आप x को 0 पुट करें तो y भी आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब ना इसका x इंटरसेप्ट है ना इसका y इंटरसेप्ट है। ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही होगी, इसके 4 कॉर्नर्स हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको हमने x y कह दिया है। सेकंड क्वाड्रेंट अगर हम इसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, इसको हमने -x y कह दिया है। थर्ड में क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, इसको -x -y कह दिया है। फोर्थ में क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, इसको हमने x -y कह दिए। इस x एक्सिस से ऊपर जो एरिया उसको अगर फोल्ड करें, इस पे लाएं, तो एग्जैक्टली आपके पास कंप्लीटली वो फोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर आप इस साइड से इसको फोल्ड करके इस पे लाएं तो ये भी कंप्लीट फोल्ड हो जाएगा। जैसे ये एक पेज है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब हमने जब इसको फोल्ड किया तो ये कंप्लीटली फोल्ड हो चुका है। इसी तरह आप इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसको दूसरी साइड से भी कंप्लीटली फोल्ड कर दिया है। ये भी सिमेट्रिक है। पहले वाली भी सिमेट्री थी, दूसरे वाली भी सिमेट्री थी। अब इन दोनों सिमेट्रीज में फर्क क्या है? ये जो है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। आप समझ लें ये वाला ये वाई एक्सिस है सारा, और ऐसे एक्स एक्सिस बन रहा है। तो क्योंकि ये ऐसे फोल्ड हुआ है,
वाई एक्सिस के अराउंड आपने इसको फोल्ड किया हुआ है, तो सिमेट्रिक अराउंड अबाउट वाई एक्सिस है। और जैसे पहले हमने किया था ऐसे करके, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस था। ओरिजिन के अराउंड भी हम इसको सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से इसको उठाया और एग्जैक्ट इसके ऊपर ले आए, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। और ये क्या है, इधर से उठा के आप इसको ऐसे लेके आए, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम इसको चेक करते कैसे हैं मैथमेटिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अपनी किसी भी इक्वेशन में x की जगह पे -x पुट करें और वही इक्वेशन हमारे पास वापस आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, क्वेश्चन वही रिपीट हो, तो फिर वो इक्वेशन या वो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब आप x की जगह पे -x पुट करेंगे तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के नहीं। लेकिन अगर आप y की जगह -y पुट करें और इक्वेशन में फर्क ना पड़े, तो फिर वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर आप x पुट करते हैं -x, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, उल्टा चलना है आपने। y की जगह -y पुट करें, फर्क ना पड़े, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। फॉर ऑब्वियस रीजन द पॉइंट x एंड x -y आर सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस and the points xy and -xy are symmetric about the y axis and the, और अगर दोनों पुट करते हैं आप, mesela x की जगह -x पुट कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, y की जगह -y पुट कर रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो symmetric about origin होता है। and the points xy and -x -y symmetric about the origin। sketch the graph of the equation। मसीह अब हमारे पास एक इक्वेशन है y is equal to 1/8x⁴ - x²। तो जब हम इसमें x की जगह -x पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास वापस आ जाती है। Hence it is symmetric about the y axis। We need only calculate points on the graph that lies in the right half of the xy plane, यानी कि y axis के अब जो राइट साइड पे पॉइंट्स हैं, आपने सिर्फ उनको चेक करना है, सिर्फ उनको कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो y के अबाउट सिमेट्रिक हो चुका है, तो y के सिर्फ राइट वाले आपने चेक करने हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड थर्ड को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। द कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ द XY प्लेन कैन बी ऑब्टेन्ड with no additional computation by using the symmetry. So put only positive x values in the given equation and evaluate corresponding y values. Since graph is symmetric about y axis, we'll just put negative signs with x values taken before and take the same y values as evaluated before for positive x values. अब ये जो भी हमने इक्वेशन चेक की थी उस इक्वेशन का ग्राफ है। अब देखें जैसे y एक्सिस से राइट साइड पे आपको ग्राफ मिल रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन आप कह लें आपको लेफ्ट साइड से मिल रहा है। तो आपको सिर्फ y के राइट वाले प्लॉट करने हैं, लेफ्ट वाले ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन। स्केच द ग्राफ x इज इक्वल टू y²। अब जब हम इसमें y की जगह -y पुट करते हैं तो हमें दोबारा वही इक्वेशन मिल रही है, तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। द कर्व x इज इक्वल टू y² इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। जब ये कर्व मिल जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि डाउनवर्ड भी आपकी इसी तरह की कर्व बन रही है। ये y इज इक्वल टू √x का ग्राफ है, तो जब y इज इक्वल टू -√x ड्रा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा फोर्थ। ये देखें y इज इक्वल टू √x ये है एंड y इज इक्वल टू -√x ये है। x इज इक्वल टू y² इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। स्टीपनेस या स्लोप एक ही चीज़ के दो नाम है। स्लोप इज डिफाइंड टू बी द रेशियो ऑफ इट्स राइज टू रन, यानी कि आप ऊपर की तरफ कितना जा रहे हैं और फॉरवर्ड आप कितना मूव कर रहे हैं, दोनों की जो रेशियो है उसको हम स्लोप कहते हैं। कोई चढ़ाई कितनी है उसकी मेजरमेंट को हम स्लोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सीधा जा रहे हैं, सारे का सारा रन है, राइज नहीं है, तो मतलब होगा आपका स्लोप 0 है। लेकिन अगर आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए आप सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सारे का सारा आपका राइज है, रन नहीं है, तो इस केस में हम कहते हैं हमारा स्लोप अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आप ना इस तरह मूव कर रहे हैं सीधा और ना ही सारे का सारा आपका राइज है, किसी और डायरेक्शन में अगर आपकी मोशन है, तो राइज और रन की जो रेशो है उसको हम कैसे निकालेंगे। ये समझ लें राइज है और ये ब्लू वाली बॉल पेन रन है। ब्लैक वाली बॉल पेन राइज को शो कर रही है और ब्लू वाली बॉल पेन
रन को। जब ब्लैक बॉल पेन को आप ब्लू बॉल पेन से डिवाइड करेंगे तो आपको स्लोप पता चल जाएगा कितना, इसलिए हम इसको टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। अब ये जो ब्लू वाली बॉल पेन रेड बॉल पेन के साथ जो एंगल बना रही है ये, इसका जब आप टेंजेंट फाइंड करेंगे तो आपको स्लोप पता चल जाएगा कितना है। और भी 2-4 मेथड हैं जिनको भी हम चेक करते हैं। एक पॉइंट हमने P1 रख लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। एक पॉइंट P2 रख लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अब जो पॉइंट P1 ये x1 ये y1, इसी तरह जो P2 है उसका ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस y2 है। अब ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, अगर ये y1 है तो ये भी y1 है, और अगर आपने इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है तो आप y2 में से y1 माइनस कर देंगे, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह ये सारा x2 है और ये x1 है, तो इस सारे में से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपको x2 माइनस x1 मिल जाएगा। अब ये रेक्टेंगल थी तो जितना डिस्टेंस ये ज़्यादा है उतना डिस्टेंस ये है, तो ये अगर x2 माइनस x1 है ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो राइज बाई रन का मतलब है y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. The vertical change y2 minus y1 is called the rise and the horizontal change x2 minus x1 is called the run. और इसी को हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप को नॉर्मली हम स्मॉल m से शो करते हैं। राइज बाई रन लिख लें या y2 minus y1 divided by x2 minus x1 लिख लें। if p1 and p2 are points on a non-vertical line then the slope m of the line is defined by this। अब नॉन वर्टिकल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे तो उसका स्लोप आपके पास 0 आएगा, अगर वर्टिकल लाइन कंसीडर करेंगे उसका स्लोप आपके पास अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी। स्लोप इज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब ये लाजमी नहीं है कि जो 2 पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं वही हों। इस लाइन पे आप कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लें, आप उनका राइज बाई रन जब भी निकालेंगे वो आपके पास सेम आएगा। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स के पेयर्स बन रहे हैं उन सब का स्लोप हमारे पास सेम होगा। दिस डेफिनेशन डजंट अप्लाई ऑन वर्टिकल लाइन बिकॉज फॉर सच लाइंस x2 इज इक्वल टू x1। तो जब आप उसमें x2 इज इक्वल टू x1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाता है, 1 डिफाइंड बनाएगा। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। A vertical line has infinite slope. To calculate the slope of a line through 2 points, it doesn't matter which point is called P1 and which point is called P2, जिसको मर्जी आप कह लें, क्योंकि जब आप P1 P2 चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन भी चेंज होंगे, वो माइनस माइनस आपस में दोबारा कैंसिल हो जाएंगे। Since reversing the point reverses the sign of both the numerator and denominator, hence no effect on the ratio. Slope m computed from any other pair of distinct points P1 and P2 on the line will be same as the slope m computed from any other pair of distinct points P1 and P2। यानी कि जितने भी पेयर आप कंसिडर कर लें स्ट्रेट लाइन पे तो उस लाइन पे सारे पेयर्स का स्लोप सेम। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम डिवाइडेड बाई x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। डायग्राम बनी हुई है, इसमें P1 P2 कह लें, P1 प्राइम P2 प्राइम कह लें, P1 P2 प्राइम भी कह सकते हैं, P1 प्राइम P2 भी, कोई भी पेयर आप कंसिडर कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। पार्ट ए 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, स्लोप हमने फाइंड करना, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वही फार्मूला लगाएंगे, आपको पता चल गया। 8 माइनस 2 6 आ गया, 9 माइनस 6 3 आ गया, 3 2 6 स्लोप 2 आया। नेक्स्ट में इसी तरह स्लोप माइनस 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट में देखें कि y इसके दोनों सेम है, तो 7 माइनस 7 करेंगे आपके पास 0 आ जाएगी, इनका इसका स्लोप आपके पास 0 आ गया। मतलब ये आपके पास इस तरह वाली सीधी लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इसमें सारे का सारा रन है, राइज तो इसमें है ही नहीं है। स्लोप m इज समटाइम्स कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसीलिए जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप dy बाई dx यूज़ कर रहे होते हैं, वो यही होता है कि वी आर डिफ्रेंशिएटिंग द y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उसमें आपने एक बात में रखनी है कि dy बाई dx जो लिखते हैं आप इसको dy और dx की रेशो नहीं कह सकते, बिकॉज इन दिस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy और dx की रेशो नहीं है, राइज बाई रन की रेशो और बात। स्लोप ऑफ अ लाइन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जीरो वाली तो हम बात कर चुके, ये वाली अनडिफाइंड वाली भी हम बात कर चुके, ये वाली। अब 2 बातें और बच गई कि कब स्लोप पॉजिटिव होगा और कब स्लोप नेगेटिव होगा। आपके पास लाइन इस टाइप की है, एरो अगर उसका
अपवर्ड है, क्योंकि आपने लेफ्ट टू राइट चेक करना है, इसका स्लोप है पॉजिटिव। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ऐसे कह लें कि अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर उतराई है तो स्लोप आपका नेगेटिव है। आप लेफ्ट टू राइट ही हमेशा चेक करेंगे। ये वो बन गई लाइन जिसका स्लोप 0 था। अब ये इसमें देखें दोनों वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। इसमें हम हमारे पास 0 है। ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अ पॉइंट ऑन द लाइन नाइदर राइजेज नॉर फॉल्स। अ पॉजिटिव स्लोप मीन्स दैट द लाइन इज इंक्लाइंड अपवर्ड टू द राइट। नेगेटिव स्लोप मीन्स दैट इट इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड टू द राइट। जीरो स्लोप मीन्स दैट द लाइन इज हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो टेंजेंट थीटा की मैं बात कर रहा था, तो जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है एंगल थीटा, उसके लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इफ इक्वल स्केल्स आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिलेटेड टू एंगल द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर लाइन एल नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो वो तो एंगल 0 बन जाएगा। For a line not parallel to x axis, the angle of inclination is smallest angle made counterclockwise. डायरेक्शन भी आपने उसकी एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। From the direction to positive x axis to L, वो जो डायग्राम में भी हमने देखी थी। For a line parallel to the x axis, we take phi is equal to 0, और आमतौर पे हम उस एंगल को थीटा या फाई से शो करते हैं। और फाई हमारे पास हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और 180 या 180 से छोटा होगा। इन दोनों डायग्राम्स को देख लें, आपको और अच्छी बात क्लियर हो जाएगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने जाना है, क्लॉकवाइज में नहीं जाना। इफ डिग्री मेजर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेट्स फाई 0 इज लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इन रेडियन मेजर्स इट सेट्स फाई 0 इज लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू पाई। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू राइज बाई रन। जैसे वैसे भी आप टेंजेंट थीटा को आप क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वही लिखा हुआ है राइज बाई रन, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फॉर नॉन वर्टिकल लाइन द स्लोप m एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई आर रिलेटेड एज m इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। इफ लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस देन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, और टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसलिए तो हमने स्लोप पॉइंट डिफाइंड कहा था, जिसमें हमारे पास रन नहीं था, सारे का सारा राइज था, क्योंकि एंगल जो 90 डिग्री बन रहा था, और इस केस में हमारा एंगल बन रहा होता है 0 और टेंजेंट 0 होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि इसमें स्लोप नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर अ लाइन ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू 1 फॉर विच m इज इक्वल टू -1। m इज इक्वल टू 1, मसलन आप टेंजेंट थीटा या फाई कुछ भी लिख लें, टेंजेंट फाई को आप 1 कर लें तो फाई क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे, या पाई बाई 4 कह लें। इसी तरह टेंजेंट फाई इज इक्वल टू -1, तो फाई क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स -1, और टेंजेंट की वैल्यू -1 कितने डिग्री पे होती है। टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वार्टर में और फोर्थ में, तो फोर्थ क्वार्टर में तो हमने चेक करना ही नहीं है, थीटा 180 से पीछे पीछे रहना चाहिए, तो फिर आपके पास सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, यानी कि 180 डिग्री -45 वो आ जाएगा 135, या पाई माइनस पाई बाई 4 वो आ जाएगा 3 पाई बाई 4। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे। अगर ये दोनों बॉल पेन पैरेलल हैं तो जो स्लोप ब्लू बॉल पेन का होगा वही रेड बॉल पेन का भी होगा। लेकिन अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, बस आप रेड और ब्लू आपस में अगर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं तो दोनों का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। या आप ऐसे कह लें कि अगर दोनों के स्लोप को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। द लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2 एंड द लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ m1 into m2 इज इक्वल टू -1 और m1 इज इक्वल टू -1 by m2। If two lines are parallel then they have the same slope. If they are perpendicular then the product of their slopes is -1 or m2 is equal to -1 over m1, m1 is equal to -1 over m2. Two non-vertical lines are perpendicular if and only if their slopes are negative reciprocals of one another. Use slopes to find that the points are vertices of right angle. Slopes को यूज करना है हमने और हमने बताना है कि ये ट्राइंगल जो है वो राइट है। अगर राइट है मतलब 90 डिग्री का एंगल आ रहा है उसमें, तो फिर इनके स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होने चाहिए। पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वो आ जाएगा 2। फिर बी सी का स्लोप निकाल, बी सी का स्लोप फाइंड करें, वो आपके पास आ रहा है -1 बिटवीन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएं, रिजल्ट आ रहा है -1, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ लाइन, लाइन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। The simplest cases are lines parallel to the coordinate axis. A line
पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो बॉल पेन हमने रखी हुई है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट A0, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे बॉल पेन रखी हुई है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट 0B, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं 0B। अब क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। एवरी पॉइंट ऑन लाइन L1 हैज एन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ A। अब ये जो लाइन है, जब भी आपने इस लाइन पे आना है तो ज़रा आपने ओरिजिन से शुरू करना है, यहीं से आना है, यहाँ पे आप रुकेंगे तभी आप ऊपर जाएंगे। यानी कि इस लाइन पे आपके जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे सारे के सारे A ही होंगे, इसलिए हम इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू A लिखते हैं। और इसी तरह ये जो लाइन है, जब भी आपने इस लाइन पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो उसके लिए आपका जो y कंपोनेंट है वो B होगा, इसलिए हम इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू B रखते हैं। एन इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू A एंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x axis is y is equal to B. The vertical line through A0 and the horizontal line through 0B are represented respectively by the equations x is equal to A and y is equal to B. The graph of x is equal to -5 is the vertical line through -5 0. अब ये हमारा पॉइंट बन रहा है -5 0, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x is equal to -5 and the graph y is equal to 7 इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 0 7। अब 0 7 को हम प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट आ रहा, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 7। ये दो पॉइंट्स हैं, तो जब आप इसका राइज रन वाली बात कर लें, अगर y1 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 माइनस x, तो ये आपके पास स्लोप आ गया। अब x माइनस एक्स में डिवाइड हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P1 whose coordinates are x1 y1 and having the slope m। मतलब अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो आप इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। मतलब ये फर्ज करते हैं हमारे पॉइंट्स हैं 2 3 और स्लोप दिया हुआ है -3/2, तो आप इक्वेशन लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m की जगह -3/2, x1 की जगह 2 आ गया x कोऑर्डिनेट, y1 की जगह 3 आ गया y कोऑर्डिनेट, और इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। देखते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हों फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे जनरेट करेंगे। तो दो पॉइंट से स्लोप तो हम इजीली निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, स्लोप हमारे पास आ गया 1। अब समझ लें जैसे पहले क्वेश्चन आपने किया आपको वो क्वेश्चन बन गया। अब दो पॉइंट्स हैं और स्लोप भी साथ है, तो इस स्लोप को चाहे आप इस पॉइंट से मिला लें चाहे आप इस पॉइंट से मिला लें, दोनों सूरतों में आपकी इक्वेशन सेम बन जाएगी। अब जैसे इसमें देखें उसने -2 -1 से मिलाया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 आई है, फिर 3 4 से भी मिलाया, इक्वेशन ऑफ लाइन फिर भी y इज इक्वल टू x प्लस 1। लाइन डिटरमिन्ड बाय स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। अब अगर हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और साथ स्लोप गिवन है तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। अब y इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट तो आपको फिर भी मिल गया 0B, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमारे पास B आता है। इफ यू यूज दिस पॉइंट इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इट्स इक्वेशन वी ऑब्टेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लिखते हैं। अब y1 है हमारे पास B, ठीक है, लिख लिया, x1 है 0 वो भी लिख लिया, तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस B इसमें y इंटरसेप्ट कहलाता है और इस सारी इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमें यहाँ से देख के पता चल गया। जब y इज इक्वल टू mx प्लस b से इसको इक्वेट करेंगे तो m की जगह भाई यहाँ पे 2 है, b की जगह यहाँ पे -5 है, पता चल जाएगा स्लोप 2 है, y इंटरसेप्ट हमारे पास -5 आ रहा है। फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -9 दैट क्रॉसेज द y एक्सिस एट पॉइंट 0 -4। अब 0 -4 से भी जज हो गया है कि ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ y इज इक्वल टू -4। पर हम इसको सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन विद m इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू -4। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लें, y इज इक्वल टू mx प्लस b की जगह -9 आ गया, b की जगह -4 आ गया, y इज इक्वल टू -9x -4। फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 3 4 एंड
-2 -1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके हमने स्लोप तो फाइंड कर लिया। वी यूज दिस स्लोप विद आइदर ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स इन द पॉइंट स्लोप इक्वेशन। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, उसमें हमने स्लोप भी पुट कर लिया। कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमने -1 और -2 वाला पॉइंट यूज कर लिया। y इज इक्वल टू x प्लस 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इसमें 1 है और y इंटरसेप्ट भी इसमें 1 है, क्योंकि आप इसको इक्वेट करें ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से, तो m की जगह पे 1 है और b की जगह पे भी 1 है। द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, एन इक्वेशन दैट इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल इसमें दो हैं, एक x है और एक y है। वेर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर नॉट बोथ 0, क्योंकि अगर दोनों एट द सेम टाइम 0 हो जाते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट बचता है। इस कॉल्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x and y has a straight line as its graph, and conversely every straight line can be represented by a first degree equation in x and y। बस अगर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है आपके पास दो वेरिएबल्स की, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। इसी तरह अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जब आप उस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही बनेगी। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 8x plus 5y is equal to 20। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -8 बाई 5x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू mx प्लस b हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म थी। स्लोप आ गया -8 बाई 5 और y इंटरसेप्ट आ गया 4। Fahrenheit and Celsius temperature are related by linear equation of the form F is equal to mc plus b। F Fahrenheit के लिए, C सेंटीग्रेड स्केल के लिए, या सेल्सियस स्केल भी इसको कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 32 फ़ारेनहाइट कह लें या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में 212 है और सेंटीग्रेड में 100 है। तो अगर यही वैल्यूज़ आप इसमें पुट करते हैं तो F की जगह 32 पुट हो गया, सेंटीग्रेड की जगह 0 पुट हो गया, बी रहा, और दूसरी तरफ जब आप इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स पुट करते हैं 212 इज इक्वल टू 100 m प्लस बी। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं और दो ही वेरिएबल्स थे जो हमें चाहिए थे, एक b और एक m। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू 32 आ रही है और m हमारे पास 9/5 आ रहा है, और ये फेमस इक्वेशन आ गई फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। वी शैल डिराइव अ फार्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन, और ये एक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको चेक करेंगे और उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होता है उसको चेक करते हैं। f एंड b आर पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन विद कोऑर्डिनेट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली, यानी कि a जो है वो उसका कोऑर्डिनेट a है और b का b है। लेकिन ये तब बात है कि अगर हम एक रियल लाइन पे, सिंगल लाइन पे, 2D की बात नहीं हो रही, 1D की बात हो रही है। फिर हमने पहले देखा कि हम इसका डिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस a। वी शैल यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स p1 एंड p2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p1 आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p2 आर x2 एंड y2। तो ये अभी राइज और रन वाले केस में भी हमने देखा था कि ये डिस्टेंस हमारे पास y2 माइनस y1 आ रहा था और ये डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 आ रहा था। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस की वैल्यू पुट हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट हो गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर देन अंडर द रूट। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, -2 3 एंड 1 7। तो किसी एक को आप x1 y1 कह लें, किसी दूसरे को x2 y2 कह लें, जिसको मर्जी कह लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स आए, फिर उसका स्क्वायर ले लिया, फिर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स आया, उसका भी स्क्वायर, उनको प्लस करके स्क्वायर रूट, तो d आ गया 5। तो चाहे आप जिसको मर्जी x1 x2 कहें, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का सेम आता है। शो डैट द पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो A से B तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, B से C तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें और A से C तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें। ये हमने उनके डिस्टेंस फाइंड कर लिए। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद उनके स्क्वायर्स भी कंसिडर कर लें।
अब ये ए बी का जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर आ रहा है 90, ए सी वाले का आ रहा है 10, बी सी का आ रहा है 100। तो हम देखेंगे कि कोई दो को आप प्लस करके तीसरा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ठीक है और राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 90 और 10 हमारे पास 100 आ जाता है। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी सी इसमें हाइपोटेन्यूस है क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। फिर है मिड पॉइंट फार्मूला, तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड तो हमें मिड पॉइंट पता चल जाता है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और 2 -4 वो -2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया -1। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point and the fixed point is called the center of the circle. If x naught y naught is a fixed point in the plane, then the circle of radius are centered at x naught y naught is set of all the points in the plane whose distance from x naught y naught is r. अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हुई है। ये हमने किया क्या? डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू डी। तो अब इसमें इधर डी को हमने आर कहा हुआ है और अगर इसमें एक्स नॉट वाई नॉट जो है ये 0 0 है, मतलब कि अगर आपके सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो फिर उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। फिर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू आर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर एट -5 3। तो वहीं हमने x - x नॉट होल स्क्वायर प्लस y - y नॉट होल स्क्वायर, x नॉट और y नॉट जो है वो ये हमें गिवन है सेंटर है सर्कल का, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये जनरल इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x - 6y प्लस 18। और अगर आपको ये दी हुई है यहाँ से आपने वापस जाना है, आपने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, तो आप इनका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x जो है आप स्क्वायर कंप्लीट कर लें, इस तरह वाई स्क्वायर - 6y का स्क्वायर भी कंप्लीट कर लें। अभी हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया तो ये हमारे पास पहले आ रहा है x प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर आ रहा है y - 3 होल स्क्वायर, राइट साइड पे आ रहा है 16। तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, रेडियस तो यहाँ से पता चल गया 4 और ये 5 है। और इक्वेशन हमारी थी x - x नॉट, मतलब x आपके पास -5 होगा और इधर y - y नॉट माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो y नॉट हमारे पास 3 आ गया, सेंटर आ गया -5 3 और रेडियस आ गया 4। अब किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को देख के आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। अब जैसे इसका सेंटर है 3 क्योंकि 9 है, 3 का स्क्वायर है, इसका 4, इसका 5, इसका स्क्वायर रूट 5, सेंटर भी पता चल जाएगा। साइन यहाँ पे आपने चेंज करना है, -2 है तो 2, -5 है तो 5, इनके 2 5 आ गए, यहाँ -7 -1 सेंटर आ गए, यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 4 और 0 आ गया। अब ये देख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रेडियस 1 आ गया और सेंटर 0 0 आ गए। तो जिस सर्कल का रेडियस 1 होता है उसको हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड हैज रेडियस 1 इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। Other forms of equation of circle x square plus y square plus dx plus ey plus f is equal to 0 या ax square plus by square plus dx plus ey plus f is equal to 0 और a d e f ये सारे कांस्टेंट्स हैं और a और b ये 0 नहीं होंगे वरना आपके पास वो सर्कल नहीं बनेगा। अब इस तरह की इक्वेशन से वापस आपने कैसे जाना है, कैसे सेंटर और रेडियस फाइंड करना, वो भी हमने चेक किया है। इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन इन वन ऑफ द अबव फॉर्म्स देन द सेंटर एंड रेडियस कैन बी फाउंड बाय रीराइटिंग द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
द रीडिंग ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस फ्रॉम द इक्वेशन हमें दी हुई है, तो हमने इधर ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यानी कि एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तब बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 81/2 इज इक्वल टू 0। फिर आपने स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। डी जनरेट केसेस ऑफ सर्कल क्या है? देयर इज नो गारंटी दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये जो हमने लिखी है x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, जो लिखते हैं r कह रहे हैं के लिए आपकी अपनी मर्जी है, ये रेडियस को शो कर रही। अब क्यों नहीं है कि अगर आपके पास के आ रहा है 0, रेडियस 0 अगर आ रहा है तो रेडियस 0 का मतलब है वो पॉइंट सर्कल है और उसका सेंटर सिर्फ यही x नॉट y नॉट, एक पॉइंट आपके पास आएगा। अगर आपके पास k ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ठीक है, ग्राफ इज अ सर्कल विद सेंटर x नॉट y नॉट रेडियस के। लेकिन अगर लेस देन 0 आया तो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ग्राफ आपका नहीं बनेगा। ऐसे ये है, अब इसमें रेडियस हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो रेडियस नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे रेडियस 0 आ रहा है मतलब ये पॉइंट सर्कल है, और वो पॉइंट कौन सा? 1 एंड -4।